हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट जो है वो समझे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि भाई बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि अगर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। और अगर जो बिजनेस है वो कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है और कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो फिर उसको कंपनी कहा जाता है। तो मतलब बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं, बट यहाँ पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी का ही डिस्कशन किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में जितनी भी अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे वो सोल प्रोप्राइटर के पर्सपेक्टिव से होगी। इट मींस यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटर के खाते कैसे बनाए जाते हैं। जब 12th क्लास में आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप लोग सीखेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट मींस ये जो कॉन्सेप्ट 1 था इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि 11th क्लास में जो हमारा दायरा रहेगा, जो हमारी लिमिट रहेगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ये चीज सीखने तक ही हमारी लिमिट रहेगी। सेकेंडली यहाँ पे हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्संस इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में बिजनेसमैन एक अलग व्यक्ति है और बिजनेस एक अलग व्यक्ति है। ठीक है, तो खाते बनाते समय अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होता था, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट कंपनीज पे तो अप्लाई होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म्स पे ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो आज इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई साहब कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो यहां पे मैं नोटिंग करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमें क्या चर्चा करनी है, हमें यहाँ पे सीखना है कि एसेट्स क्या होते हैं। भाई एसेट क्या होता है, एसेट। तो एसेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एसेट जो ये शब्द है, इसका हिंदी में अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं तो ये भाई एसेट का मीनिंग होता है संपत्ति। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। एसेट्स मींस संपत्ति। अब इसका क्या मतलब है भाई, एसेट का मतलब संपत्ति तो होता है, बट क्या मतलब किस तरीके से। तो सुनो भाई ध्यान से, मेरे सामने मेरा लैपटॉप पड़ा है, ये मेरी संपत्ति है। मेरा कैमरा मेरी संपत्ति है। मेरा टैबलेट मेरी संपत्ति है। मेरा फैन मेरी संपत्ति है। ठीक है ना। मेरे पास मेरा घर पे मेरा रेफ्रिजरेटर मेरी संपत्ति है। मेरा टेलीविजन मेरी संपत्ति है। मेरा मोबाइल फोन मेरी संपत्ति है। इट मीन्स जो भी चीज मुझसे बिलोंग करती है वो मेरी संपत्ति है। सिंपल। ठीक है, इट मीन्स जो भी चीज मुझसे बिलोंग करती है वो मेरी संपत्ति है। अब यहाँ पे ना एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हम एसेट्स पढ़ रहे हैं ना, वो बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट्स नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस के एसेट्स पढ़ रहे हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है खाते बनाते समय। इट मींस ये जो एसेट्स हैं ये बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट्स नहीं है, ये उसके बिजनेस के एसेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बिजनेस के एसेट्स हैं, ना कि बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट। ठीक है ना भाई, तो इन चीजों पे थोड़ा सा हमें फोकस करना है। इट मींस ये जितनी भी संपत्ति हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस की संपत्ति होगी, ना कि बिजनेसमैन की पर्सनल संपत्ति। यहां तक की बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होगी। अब यहाँ पे आगे हमें ये देखना है कि भाई एसेट कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो एसेट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं हमारे एसेट्स। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूं भाई। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप के जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, तो अभी हम पहले नॉन करंट एसेट्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम करंट एसेट्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा छोड़ के नीचे करंट एसेट्स की भी हेडिंग डाल देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करंट एसेट्स होगा। तो एसेट्स ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं बिजनेस में। एक तो हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। तो इतना मुझे लगता है भाई सभी को समझ में आया होगा।
अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, सारा का सारा गेम जो है ना वो पर्पस का है, इट मींस उद्देश्य का। अगर एसेट को खरीदने का उद्देश्य उसको बिजनेस में रिटेन करके रखना है तो फिर तो वो मेरा नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर एसेट को खरीदने का उद्देश्य उसको रीसेल कर देना है तो फिर वो मेरा करंट एसेट होगा। तो यहां पे इट मींस अभी अभी मैं ना थोड़ा इनिशियली थोड़ा सा इनकम्प्लीट बातें बोल रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे ये सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप फोकस करके सुनना अच्छे से। इट मींस सारा का सारा गेम पर्पस का है, पर्पस, तो यहां पे लिखते हैं पर्पस। अगर एसेट को खरीदने का पर्पस उसको रिटेन करके रखना है, होल्ड करके रखना है, बिजनेस में रिटेन करके रखना, फिर तो वो नॉन करंट एसेट है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे। और अगर उसको खरीदने का पर्पस उसको रीसेल कर देना है, रीसेल कर देना, तो वो फिर करंट एसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं ध्यान से, मैं कहता हूं कि मैंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, मैंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया। तो वो जो मैंने फर्नीचर परचेज किया, मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस था उस फर्नीचर को ऑफिस में मैं होल्ड करके रखूंगा, रिटेन करके रखूंगा। मेरे ऑफिस में लोग विजिट करते हैं तो वहां पे बैठने के लिए एक स्पेस होगा। तो इट मींस यहाँ पे वो जो मैंने फर्नीचर खरीदा उसको मुझे रिटेन करना था बिजनेस में, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं भाई मैं ना एक फर्नीचर शॉप का ऑनर हूं, मैं फर्नीचर सेल करता हूं, मेरा काम है फर्नीचर बेचना। और मैंने क्या किया, मैंने ना सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा उसको रीसेल करने के लिए। तो मैंने पुराना ओल्ड फर्नीचर खरीदा, उसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, उसको फिक्स कर दूंगा और फिर मैं उसको रीसेल कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मैंने ये फर्नीचर खरीदा, ये मैंने किस मंशा से खरीदा, तो भाई यहाँ पे मेरा मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, बिजनेस में वो जो फर्नीचर था वो क्यों खरीदा गया, उसको रीसेल करने के लिए खरीदा गया। इट मींस फर्नीचर एसेट, नाम तो सेम है फर्नीचर, लेकिन पर्पस चेंज होने से उसका प्रकार बदल जाता है भाई। इट मींस अगर फर्नीचर को मैंने रिटेन करने के लिए खरीदा बिजनेस में तो फिर तो वो मेरा क्या हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया। लेकिन सेम फर्नीचर अगर मैंने क्या किया भाई, रीसेल करने के पर्पस से खरीद लिया, मेरा काम ही फर्नीचर का काम है भाई मेरा, तो फिर वो मेरे लिए क्या है भाई, फिर वो मेरे लिए करंट एसेट, ठीक है। तो इनिशियली मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या होता है। हालांकि ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है बात, ये भी इनकम्प्लीट है, इसमें और भी चीजें ऐड ऑन करूंगा मैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। तो इनिशियली तो समझ में आ गया भाई नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या होता है। अब आगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे। अब भाई नॉन करंट एसेट्स भी ना दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखो नॉन करंट एसेट के ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये भी मोर देन इनफ है, ठीक है। तो यकीन मानना मोर देन इनफ है ये, ठीक है, इस पे फोकस करना अच्छे से। इट मींस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि नॉन करंट एसेट्स के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। तो पहला तो यहां पे आ गया फिक्स्ड एसेट्स, क्लियर है। और फिर आता है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया भाई साहब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो फिक्स्ड एसेट होता है ना, इसकी भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारे टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरे हमारे सामने भाई साहब यहां पे आएंगे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पे ये जो डिस्कशन है इसको हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया कि नॉन करंट एसेट्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरे हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, दूसरे हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई,
फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? अच्छा, ये दोनों के दोनों है तो नॉन करंट एसेट, इट मींस इन दोनों में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है भाई? कि इन दोनों को हमने बिजनेस में रिटेन करने के लिए खरीदा होगा, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स तो हमने अभी अभी समझा था कि भाई बिजनेस में रिटेन करने के पर्पज से जो एसेट्स खरीदे जाते हैं वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इट मींस जो फिक्स एसेट्स हैं इनको भी हमने रिटेन करने के लिए ही खरीदा होगा बिजनेस में, रिटेन करने के लिए। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी रिटेन करने के लिए ही खरीदी जाती होंगी बिजनेस में, रिटेन करने के लिए खरीदी जाती होंगी बिजनेस में। तो डिफरेंस क्या है फिर? तो डिफरेंस ये है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग बिजनेस में यूज भी करते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन ये जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको हम बिजनेस में यूज नहीं करते हैं, इनको हम बिजनेस में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। तो भाई अब इसको समझने के लिए हमें चाहिए एक एग्जांपल। तो लेट से मैं मान लेता हूं कि मैंने गुड़गांव में एक लैंड खरीद लिया, ठीक है, मैंने गुड़गांव में एक लैंड खरीदा, एक अभी अंडर डेवलप्ड एरिया था जो कि ज्यादा डेवलप नहीं था, बैकवर्ड एरिया था, वहां पे लैंड सस्ती मिल गई मुझे, मैंने बिजनेस के नाम से वो लैंड जो था उसको एक्वायर कर लिया, बिजनेस के नाम से वो लैंड खरीद लिया मैंने, ठीक है। अब उस लैंड की ऑनरशिप मेरे बिजनेस की है, पेपर्स पे बिजनेस का नाम है, तो इट मींस वो लैंड बिजनेस का एसेट है या फिर बिजनेसमैन का? तो भाई सिंपल सी बात है, वो बिजनेस का एसेट है। अब वो जो लैंड मैंने खरीदा वो क्यों खरीदा? तो भाई पर्पस ये था कि अभी वो जो एरिया था वो बैकवर्ड था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में वहां पे डेवलपमेंट्स होने वाली है, ठीक है, वहां पे विकास होने वाला है, और मुझे लगता है फ्यूचर में वहां पे लैंड के रेट बढ़ने वाले। तो मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट उस लैंड को खरीदा, वहां पे मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करने वाला हूं, उस लैंड को मैं यूज नहीं करूंगा, ध्यान देना, मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए उस लैंड का यूज नहीं करने वाला मैं, ठीक है, जस्ट मैंने उसको खरीदा और मैं होल्ड करके रखूंगा जब तक उसका भाव बढ़ नहीं जाता, मार्केट में उसका रेट अप नहीं हो जाता। और जैसे ही 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उस लैंड का रेट बढ़ेगा, मैं उसको बेच दूंगा और मुनाफा कमा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या था? यहाँ पे हमारा पर्पस था भाई साहब लैंड को रिटेन करके रखना, लेकिन उसको हम बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन सेम एग्जांपल में अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैंने लैंड खरीदा और लैंड को मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं लैंड को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर वो जो लैंड होगा वो क्या बन जाएगा? फिक्स्ड एसेट बन जाएगा। मान लेते हैं उस लैंड पे मैंने क्या किया, उस लैंड पे मैंने जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, और वहां पे फार्मिंग से जो आउटपुट निकला उस आउटपुट को सेल करके मैं जो है वहां से पैसा कमा रहा हूं। तो ये जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। तो इट मींस मैंने उस लैंड का बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो वो जो लैंड है वो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा। तो इट मींस फिक्स्ड एसेट्स में और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है भाई? एक बात तो कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है? कि दोनों को रिटेन करने के पर्पस से खरीदा जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन करंट एसेट्स हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में यूज भी किया जाता है, जबकि जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जस्ट रिटेन की जाती है, होल्ड की जाती है, और उनको फ्यूचर में बेच दिया जाता है और मुनाफा कमा लिया जाता है, बिजनेस में उनका यूज नहीं होता। अब यहाँ पे जो टेंजिबल और इंटेंजिबल वाली बात है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं भाई। फिक्स्ड एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं टेंजिबल और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल शब्द से हमारा मतलब है जिन चीजों को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, ठीक है, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, वो टेंजिबल आइटम्स होती हैं। और इनटेंजिबल आइटम्स वो होती है जिनको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, ठीक है, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के, देन हम आगे बढ़ेंगे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। तो यहाँ पे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स में लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। जो लैंड होता है या बिल्डिंग होती है, अगर मैं बिजनेस में रिटेन कर रहा हूं और बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो ये फिक्स्ड एसेट है। अगर मैं बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो फिर वो बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। और मैं साथ ही साथ कहता हूं कि भाई बिल्डिंग टेंजिबल भी है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लैंड को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्यों है? क्योंकि वो रिटेन भी हो रहा है बिजनेस में, यूज भी हो रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, और सेकेंडली वो टेंजिबल क्यों है कि भाई उसको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आइटम आती है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी माने वो इक्विपमेंट्स जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग की जाती है,
तो वो मशीन्स जिनके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो वो जो मशीन्स होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, साथ ही साथ हम उनको बिजनेस में रिटेन करके रखते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए यूज भी तो करते हैं ना, मतलब वो फिक्स्ड एसेट्स भी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्लांट का मतलब पौधा मत समझ लेना, ठीक है। प्लांट का मतलब हैवी मशीनरीज, जहां पे ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है, ह्यूमन लेबर जो है वो उसकी जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट की जरूरत कम पड़ती है, मशीन ही मैक्सिमम सारा काम कर देती है, ठीक है। तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे लगता है। और आगे यहाँ पे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्नीचर। फर्नीचर, तो फर्नीचर भी हमारा क्या है भाई, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। टेंजिबल देख सकते हैं, छू सकते हैं फर्नीचर को, और फिक्स्ड एसेट है, बिजनेस में रिटेन करने के पर्पज से खरीदा जाता है, ऑफिस में लगाया जाता है और उसको यूज भी किया जाता है बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। तो इट मींस बिजनेस में रिटेन और यूज किया जाता है, वो फिक्स्ड एसेट है और वो टेंजिबल भी है, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा ट्रक खरीद लिया माल को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, ठीक है। तो वो जो ट्रक है वो बिजनेस पर्पस में यूज हो रहा है और मैं उसको क्या कर रहा हूं भाई, रिटेन भी कर रहा हूं, और वो फिक्स्ड एसेट्स है, इट मींस, और मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, वो टेंजिबल है, ठीक है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गया वो भी। आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर भी ऑफिस में हम लोग लगा के रखते हैं। कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर टेंजिबल है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, बिजनेस में रिटेन हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स मोर देन इनफ होंगे, बाकी आप अपना माइंड लगा के सोचिए और क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं बिजनेस में। तो रट्टा नहीं मारना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें रटना नहीं है कि 4-5 नाम याद कर लिए कि भाई यही फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, आपको 11वीं क्लास में जब आप पढ़ेंगे एसेट्स क्या होता है तो 4-5 नाम याद करवा देंगे कि भाई ये अपने एसेट होते हैं, इनका नाम याद कर लो। नाम याद नहीं करना, उसके पीछे का पर्पस समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास यहां पे आता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो भाई इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल, गुड माने अच्छा, विल माने रेपुटेशन, गुडविल, गुड रेपुटेशन, ठीक है। बिजनेस की जो गुडविल होती है वो भी उसका एसेट होता है, बिजनेस का नाम, ठीक है, बिजनेस का नाम। तो अगर मैं कहूं जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका नाम होता है, ठीक है, उनका नाम होता है और उनके नाम से ही उनका प्रोडक्ट बिकता है, तो वो उनकी गुडविल है, उनकी गुडविल है। सेम चीज अगर एक नॉन ब्रांड वाला जो है बिजनेस बेचेगा ना तो वो सस्ते में बिकेगी, लेकिन वही चीज अगर एक ब्रांड बेचेगा तो वो महंगे में बेचेगा। किस बात के पैसे हैं, तो पैसे हैं ब्रांड नेम के, और उसी को कहा जाता है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल जो है वो देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, बट फील की जा सकती है। लेटर ऑन हम इसको आगे चढ़ के ना इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब गुडविल के बारे में हम 12th क्लास में जब जाएंगे तो पार्टनरशिप के अंदर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का एक चैप्टर भी होगा, वहां पे जाके डिटेल में डिस्कशन होगा इसका। तो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, किसी भी बिजनेस की गुडविल को देखा या छुआ तो नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है कि हाँ भाई इस बिजनेस का नाम है, रेपुटेशन है। आगे हमारे पास इसी प्रकार से आता है भाई पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है भाई, पेटेंट भी एक इंटेंजिबल एसेट होता है, देखा और छुआ नहीं जा सकता, बिजनेस में रिटेन और यूज करते हैं हम इसको। जैसे मान लेते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, उसके मन में एक डर होगा कि यार हमारी वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो लीक ना हो जाए, ठीक है, वो लीक ना हो जाए। तो वो क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को अपने नाम पे पेटेंट करवा लेंगे। पेटेंट करवा लेने का मतलब है गवर्नमेंट के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन ले लेंगे अपने नाम पे। अब जब वो ऐसा करेंगे तो होगा क्या, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिक चीज का पेटेंट ले लिया, एक इनोवेटिव चीज का पेटेंट ले लिया। मतलब पेटेंट है ना इनोवेशंस का मिलता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, पेटेंट जो है वो इनोवेशंस का मिलता है। अगर मैंने कुछ इनोवेशन की है, मैंने खुद से कुछ चीज बनाई है, तो मुझे उसका पेटेंट मिल सकता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन का फॉर्मूला जो है उसका पेटेंट ले सकती है वो, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं एक शेफ ने एक रेसिपी इन्वेंट की, तो वो जो इन्वेंशन उसने की, वो जो रेसिपी उसने लिखी, उसके मन में एक डर है कि भाई ये रेसिपी कोई और कॉपी ना कर ले, तो वो क्या करेगा, उस रेसिपी का पेटेंट ले लेगा अपने नाम पे। कोई लिरिसिस्ट है जो कि गाने लिखता है भाई,
अब उसके मन में डर है कि भाई मैंने ये जो गाना लिखा ये कोई और कॉपी ना कर ले, तो वो क्या करेगा, वो जो अपने लिरिक्स हैं उसका पेटेंट ले लेगा। ठीक है, तो ये होता है पेटेंट। इसी प्रकार से सिमिलरली ना हमारे पास एक शब्द आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट, भाई कॉपीराइट इज जस्ट लाइक पेटेंट, बट एक चीज का डिफरेंस है, कॉपीराइट जो होता है ना वो इनोवेशंस के लिए नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं भाई काफी सारे ऑथर्स हैं मार्केट में जो अपनी बुक्स लिखते हैं, और वो ऑथर्स क्या करते हैं, अपनी बुक्स का कॉपीराइट ले लेते हैं। कॉपीराइट माने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं उस बुक के कंटेंट को। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट हमने जो रेडी किया, ये जो बुक हमने रेडी की, इसका कोई कमर्शियल गेन कोई दूसरा व्यक्ति ना उठा ले। तो इस प्रकार से वो कॉपीराइट ले लेते हैं उसका। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कमर्शियली उस बुक को यूज करेगा तो वो लोग क्या करेंगे, कॉपीराइट क्लेम डालेंगे। ठीक है, पैसा वसूलेंगे उस बंदे से। तो इसका मतलब कॉपीराइट भी जस्ट लाइक पेटेंट ही है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। यार मैं बोलता हूं एक व्यक्ति ने अकाउंट्स की बुक लिखी, अकाउंट्स की बुक लिखी, तो उसने क्या किया, अकाउंट्स बना दी, क्या अकाउंट्स का इनोवेशन कर दिया उसने, अकाउंट्स बना दी उसने? नहीं, उसने अकाउंट्स नहीं बनाई। ठीक है, उसने जस्ट अपने सिंपल वर्डिंग्स में अकाउंटिंग को लिख दिया। ठीक है, तो इट मींस यहां पे उसने कुछ न्यू जनरेट नहीं किया। मतलब आप समझ रहे होंगे पेटेंट न्यू जनरेशंस का मिलता है। अगर मैं कुछ न्यू जनरेट कर रहा हूं तो मुझे उस चीज का पेटेंट मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, उसमें हल्का फुल्का चेंज करके जो है मैं उसको अपने नाम से लेके आ रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसका कॉपीराइट मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी एक इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब होता है ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन। ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन, भाई इसको ध्यान से सुनना, ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन एक तो होता है कंपनी का नाम और एक होता है ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल जैसे सेलो, सेलो एक कंपनी है, काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है, और उसका ना एक पेन आता है बटरफ्लो के नाम से, एक पेन आता है सेलो का। ठीक है, अब वो जो बटरफ्लो है वो ब्रांड नेम है और सेलो क्या है, सेलो कंपनी का नाम है। अब मैंने बोला ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन। इट मींस सेलो जो कि एक कंपनी है, उसने बटरफ्लो जो कि उसका ब्रांड है उसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, ताकि और कोई कंपनी बटरफ्लो नाम का कमर्शियल यूज ना कर ले। ठीक है, तो ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भाई हमारे फिक्स एसेट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमारे करंट एसेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो करंट एसेट्स को मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया था, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको खरीदने का पर्पस क्या होता है, उनको रीसेल कर देना। अब यहाँ पे ना मैं कुछ एडिशंस कर रहा हूँ, तो मतलब रीसेल कर देना तो एक छोटी सी बात थी। अब यहाँ पे मैं कुछ बड़े शब्द लिखता हूं। करंट एसेट वो होते हैं जो हाईली रिलायजेबल होते हैं, हाईली लिक्विडेट होते हैं, हाईली रियलाइजेबल होते हैं, हाईली रिलायजेबल होते हैं। मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू, दे कैन बी कन्वर्टेड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इट मींस दे आर हाईली रिलायजेबल। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे करंट एसेट्स के, तो ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले यहां पे हम पढ़ेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। अब भाई करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। यहां पे हम नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल ले लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, और एग्जांपल में हम करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेते समय ना मैं यहाँ पे शेयर्स का डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक है, शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होता है भाई, उसको भी आप ध्यान से अभी समझना। एग्जांपल लेंगे हम, शेयर्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मिस्टर ए एक पर्सन है, मिस्टर ए एक पर्सन है, और इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया ए एंड कंपनी के नाम से। ए एंड कंपनी के नाम से इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
मिस्टर ए ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाया बिजनेस में। मान लेते हैं इन्होंने भाई यहाँ पे 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर, जिसको कि हम लोग कहते हैं कैपिटल, पूंजी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात, इन्होंने इस बिजनेस को ग्रो किया, थोड़ा सा जो है इसको ग्रो किया, और एक लेवल ऐसा आ गया कि भाई ग्रोथ रुक गई। क्यों? क्योंकि यार जितना घी डालोगे ना उतनी ही आग बढ़ेगी, जितनी कैपिटल डालोगे उतना ही ग्रोथ होगी, है ना। लिमिटेड कैपिटल मींस लिमिटेड ग्रोथ। तो एक टाइम के बाद कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर और ग्रोथ चाहिए तो। ठीक है, और मिस्टर ए कहते हैं भाई ग्रोथ तो करनी है, कैपिटल कहां से लाऊं? तो सोर्सेस चाहिए इनको फंड्स के लिए। तो इनको फंड्स इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करने के सोर्सेस चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, तो इनके पास फंड्स इकट्ठा करने के सोर्सेज क्या क्या हैं? तो भाई इनके माइंड में पहला जो माइंड में इनके जो सोर्स आएगा वो ये आएगा कि भाई बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, है ना। तो बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लोन जो लेना है उस पर फिर क्या करना पड़ेगा? ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इनके माइंड में एक दूसरा सोर्स भी आया कि भाई शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर लेते हैं, शेयर्स, शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या है भाई? ऐसे और भी हमारे पास काफी सारे सोर्सेज होते हैं फंड्स के, उनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। और यहां पे शेयर्स के बारे में अभी हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन जो है उसको लिमिटेड रखते हैं। शेयर्स क्या होते हैं भाई? तो सुनो ध्यान से, शेयर्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है भाई ये। शेयर इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या चीज है भाई? तो सुनो ध्यान से, मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए जो जनरल पब्लिक है, हमारे देश में काफी सारी जनरल पब्लिक है। अब ये जनरल पब्लिक जो है, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है यहाँ पे, माफ करना भाई। तो जो जनरल पब्लिक है हमारे देश में, मिस्टर ए इनको अप्रोच करेंगे, इनको अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे भाई इनको? तो मिस्टर ए जो है अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई? प्रोस्पेक्टस एक बुक होती है भाई, प्रोस्पेक्टस एक बुक होती है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स होंगी, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, मतलब किन लोगों ने कंपनी को बनाया, कंपनी के पिछले 4-5 साल से जब से कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है वो छापी जाएंगी, खाते छापे जाएंगे। इसका मतलब कब कब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कब कब कंपनी को कितना लॉस हुआ, और काफी सारा फाइनेंशियल यहाँ पे जो है डाटा होगा, काफी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। इसी के साथ कंपनी का विजन क्या है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कंपनी के आगे क्या क्या गोल्स हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी जाएंगी। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको आम जनता पढ़ेगी, एनालाइज करेगी। ठीक है, जो जनरल पब्लिक है इसको एनालाइज करेगी, और अगर जनरल पब्लिक को लगा कि हाँ भाई इस कंपनी में दम है, ये कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकती है, ग्रो कर सकती है, तो जनरल पब्लिक बोलेगी हमें भी इस कंपनी में हिस्सा चाहिए, हमें भी इस कंपनी का मालिक बनना है, हमें भी इस कंपनी का ऑनर बनना है। अब मिस्टर ए बोलेंगे ठीक है भाई कंपनी में हिस्सा तो दे देंगे, लेकिन कंपनी में हिस्सा मतलब शेयर, हिस्सा मतलब शेयर, फ्री में नहीं देंगे, पैसे लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टर ए अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के पैसा रेज कर लेंगे, शेयर्स बेच के पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा जो है अंदाजा यहाँ पे बताया, मतलब कि भाई शेयर्स क्या होता है। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि शेयर्स क्या होता है। तो शेयर्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा ध्यान रखना, कंपनी के द्वारा, इट मींस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फर्म्स शेयर इशू नहीं कर सकते, कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा जो है जनरल पब्लिक को शेयर बेचा जाता है, और उसके बदले में जनरल पब्लिक कंपनी को फंड्स जो है वो अवेलेबल करवा देती है। अब जनरल पब्लिक का इसमें क्या फायदा है भाई? जनरल पब्लिक जो है जब वो शेयर खरीदती है तो कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है। हिस्सेदारी का मतलब क्या है कि वो भी ऑनरशिप राइट रखते हैं। फिर इट मींस उनको कंपनी के प्रॉफिट में पार्ट मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, तो उनको डिविडेंड रिसीव होगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड माने पार्ट इन प्रॉफिट या शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट।
तो उनको शेयर इन प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उन लोगों को। और दूसरा भाई, इन लोगों को ना मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस से भी गेन हो सकता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस, जो मार्केट में शेयर के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे, उससे भी ये फायदा कमा सकते हैं शेयर को खरीद बेच के। तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करने से भी इनको बेनिफिट होता है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस से भी इनको बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मींस ये फायदा होगा जनरल पब्लिक को। और कंपनी को क्या फायदा हुआ भाई, कंपनी के पास पैसा आ गया, ठीक है, कंपनी के पास पैसा आ गया। तो शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। मुझे लगता है इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ना मुझे तो ये समझाना था करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो सुनो भाई ध्यान से, मैं आपको कहता हूं कि भाई मैंने क्या किया, मेरा ना बिजनेस था ई विजन ट्रेडर्स। ई विजन ट्रेडर्स मेरा एक बिजनेस था, और मैंने क्या किया भाई, इस बिजनेस के नाम से रिलायंस के शेयर खरीद लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स मैंने यहां पे खरीद लिए मेरे बिजनेस के नाम से। तो ये जो मैंने शेयर्स खरीदे ई विजन ट्रेडर्स के नाम पे, ये ई विजन ट्रेडर्स की संपत्ति हुई या फिर मेरी संपत्ति? तो यार यहाँ पे ई विजन ट्रेडर्स के नाम से मैंने वो शेयर्स खरीदे हैं, तो वो जो संपत्ति है वो ई विजन ट्रेडर्स की होगी, ना कि मेरी। यहां तक की बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होगी। अब बात यहाँ पे ये आती है, शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी रिस्की होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं आज शेयर खरीद रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो मैं उसको ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रखूंगा। मतलब ज्यादातर केसेस में शेयर्स जो है वो एक करंट इन्वेस्टमेंट होती है, विद इन 1 ईयर उसको बेच दिया जाता है और पैसा जो है वो उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस इन्वेस्टमेंट को। इसका मतलब अगर मैं आज शेयर खरीद रहा हूं तो मैं विद इन 1 ईयर उसको क्या कर दूंगा भाई, सेल आउट कर दूंगा और उसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इट मींस शेयर्स एक तरीके से देखा जाए तो वो करंट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर मैंने अपने बिजनेस के नाम पे शेयर्स खरीदे, तो वो शेयर्स जो मैंने खरीदे वो विद इन 1 ईयर में उसको सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। दे आर हाईली रिलायजेबल, दे आर करंट एसेट, ठीक है। उनको मैंने रीसेल करने के पर्पज से ही खरीदा, ऑब्वियस सी बात है। आगे यहां पे हमारे पास क्या आता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री बोल लो, स्टॉक्स बोल लो, या फिर गुड बोल लो, गुड्स। इन्वेंट्री, स्टॉक्स या गुड्स, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से, इन्वेंट्री का मतलब वह वस्तु जिस वस्तु का मैं व्यापार कर रहा हूं, जिस वस्तु का मैं बिजनेस कर रहा हूं। इन्वेंट्री माने वह वस्तु जिस वस्तु का मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब भाई बिजनेस भी 2 तरह की चीजों का होता है दुनिया में। देखो बिजनेस भी 2 तरह की चीजों का होता है दुनिया के अंदर। एक तो बिजनेस होता है हमारे पास उन चीजों का जिनको हम कहते हैं गुड्स, वस्तुएं, वस्तुओं का बिजनेस होता है। और दूसरा जो बिजनेस होता है वो होता है सर्विसेज का। तो भाई बिजनेस भी 2 तरह की चीजों का होता है, एक तो होता है गुड्स का बिजनेस और दूसरा होता है सर्विसेज का बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग स्टेशनरी की शॉप पे गए, तो स्टेशनरी की शॉप पे जाके आप लोग क्या करेंगे, कॉपी खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, रबड़ खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे, बुक्स खरीदेंगे। ये सब क्या है, वस्तुएं, ठीक है। तो आप वहां पे वस्तुएं खरीदेंगे। तो स्टेशनरी वाला वस्तुओं का व्यापार कर रहा है, गुड्स का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। आप लोग एक फ्रूट मार्केट में गए, फ्रूट्स खरीदे, तो वो वस्तुएं बेच रहे हैं। आप लोग सैलून पे गए तो आपने हेयर कट करवाया, वो सर्विस दे रहा है आपको, सैलून सर्विसेज, ठीक है। आप लोग कोचिंग सेंटर में गए क्लासेस अटेंड करने के लिए, वो सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोग जो है मेट्रो ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस बिजनेस भी 2 प्रकार का होता है, या तो गुड्स का या सर्विस का, ठीक है। अब यहां पे इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब वह वस्तु जिस वस्तु को बेचने का मैं बिजनेस करता हूं। इट मींस मान लेते हैं मेरी एक फर्नीचर की शॉप है, मैं फर्नीचर बेचने का काम करता हूं, तो मेरे लिए इन्वेंट्री क्या है, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बेचने के लिए, फर्नीचर बेचने वाले के लिए उसकी इन्वेंट्री क्या होगी, फर्नीचर होगा। मैं बोलता हूं मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मेरे लिए इन्वेंट्री क्या है, स्टेशनरी का सामान, ठीक है। मैं कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो फिर मेरे लिए कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, क्योंकि मैं तो सर्विस में डील करता हूं। इन्वेंट्री माने वह वस्तु जिसका मैं बिजनेस करता हूं, वस्तु। तो वस्तु माने गुड्स। तो अगर मैं गुड्स में डील करता हूं, एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा हूं मैं, तो फिर तो मेरे पास इन्वेंट्री होगी। बट अगर मैं सर्विस में डील कर रहा हूं, एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ सर्विस का काम करता हूं, सर्विस बेचता हूं, तो उस केस में मेरे पास इन्वेंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैं वस्तु बेच ही नहीं रहा, ठीक है। तो इन्वेंट्री माने वह वस्तु जिस वस्तु को बेचने का हम बिजनेस करते हैं। और ये जो वस्तु जिसको मैं बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, ये मैंने कहीं ना कहीं से खरीदी भी होगी होलसेल में, तो खरीदते समय पर्पस क्या होगा, उसको रीसेल करना।
इट मींस वो हाईली रिलायजेबल है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। आगे यहां पे हमारे पास आता है डेटर। डेटर, तो भाई डेटर क्या होता है, सुनना ध्यान से। तो यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं डेटर के लिए, यहां पे लिखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल, तो डेटर क्या होता है भाई, देखना ध्यान से, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं। तो डेटर क्या होता है भाई, देखो डेटर, तो मान लेते हैं भाई मिस्टर ए एक पर्सन है और ये सेलर है, ये वस्तुएं बेचने का काम करते हैं, सेलर है ये। और मिस्टर बी जो है ये बायर है, ये बायर है। अब भाई मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं भाई मुझे माल खरीदना है, और मिस्टर ए ने इनको मान लेते हैं 10,000 रुपीज का माल बेच दिया, 10,000 रुपए का माल इन्होंने सेल कर दिया मिस्टर बी को। अब यहां पे बी कह रहा है कि भाई मुझे ना 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए, 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए। मिस्टर बी कहते हैं भाई माल तो खरीदूंगा, उधार पे खरीदूंगा, मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, उधार पे माल खरीदूंगा। अब मिस्टर ए कहते हैं चलो ठीक है भाई, जान पहचान का है बी, उधार पे दे देते हैं माल। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पे माल दे दिया। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या मिस्टर बी से पैसे लेने हैं या नहीं लेने? हाँ भाई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं। तो बी जो है ना, बी कौन है? बी इज डेटर। डेटर माने वह व्यक्ति जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिसको हमने उधार पे माल बेचा और अब हमने उससे पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर होता है। तो डेटर माने वह व्यक्ति जिससे हमें पैसे रिकवर करने हैं, पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है। हमारे पैसे उसके पास फंसे हुए हैं। डेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, डेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इट मींस वो हाईली रिलायजेबल है, ठीक है। और उधार किसी को भी 1 साल से ज्यादा समय का तो देंगे ही नहीं ना, तो विद इन 1 ईयर में मतलब अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो बी इज डेटर फॉर ए, तो ए के लिए बी कौन है? डेटर है। तो डेटर कौन होता है भाई? डेटर मींस वह पर्सन, डेटर मींस वह पर्सन जिसको हमने उधार गुड्स बेचे, गुड्स या सर्विसेज बेचे, गुड्स या सर्विसेज बेचे, सेल किए, और अब हमें उससे पैसे लेने हैं, अब हमें उससे पैसे लेने हैं। तो डेटर माने वह व्यक्ति जिसको हमने उधार पे माल बेचा और अब हमें उससे पैसे लेने हैं। तो डेटर हमारा करंट एसेट होता है। अगर मुझे किसी पर्सन से पैसे लेने हैं तो मेरा राइट है उससे पैसे रिकवर करने का, मतलब मेरी संपत्ति है, ठीक है, मतलब मेरी संपत्ति है। और ये जो पैसे हैं ये मैं विद इन 1 ईयर रिकवर कर ही लूंगा। ऑब्वियसली बात है, मैं किसी को भी 2 दिन 4 महीने का ही उधार दूंगा, कोई 1 साल से ज्यादा समय का उधार तो नहीं देगा ना किसी को भी, ठीक है। तो दे आर हाईली रिलायजेबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो डेटर हमारा एक करंट एसेट होता है भाई। उसके अलावा यहां पे हमारे पास आते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है भाई, देखना ध्यान से। बिल्स रिसीवेबल को समझते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट पेज पे मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बिल्स रिसीवेबल को समझने के लिए। एग्जाम्पल, बिल्स रिसीवेबल। तो सेम एग्जांपल लेते हैं जैसे अभी हमने लिया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पे माल बेचा, मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को। ये भाई सेलर है मिस्टर ए, और मिस्टर बी क्या है? बायर है। और मिस्टर बी कह रहे हैं 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए भाई, क्रेडिट चाहिए 1 मंथ के लिए। और माल था भाई 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का माल जो है वो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया। अब यहाँ पे बात ये है कि 1 लाख रुपए का माल है ना, तो मिस्टर ए जो है
वो उधार पे माल देने में थोड़ा संकोच करेंगे, चाहे मिस्टर बी जान पहचान के भी क्यों ना हो, थोड़ा सा यहाँ पे संकोच तो होगा उधार में माल बेचने में, क्योंकि 1 लाख रुपए की वैल्यू है भाई साहब। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि मिस्टर ए जो है वो सेल भी करना चाहते हैं। ठीक है, बात तो यही है कि मिस्टर ए सेल भी करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई उधार पे माल बेचेंगे तो डर भी लग रहा है कि कहीं बी जो है वो पैसे लेके भाग ना जाए, माल लेके भाग ना जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसको है भाई, मिस्टर ए को है, तो सॉल्यूशन भी तो मिस्टर ए निकालेंगे ना। तो मिस्टर ए जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मिस्टर ए जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, और इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज या सिंपली बिल। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो चेक की तरह दिखता है, थोड़ा सा जैसे चेक आपने देखा होगा, तो चेक की तरह दिखता है वो, और उसमें कुछ बातें लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा होगा आई डैश हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई विल पे रुपीस डैश टू मिस्टर डैश ऑन डैश, इस तरीके से मतलब करके एक एक्नॉलेजमेंट होगी। अब ए क्या करेगा भाई, ए इस एक्नॉलेजमेंट को बी को देगा और बोलेगा भाई तुझे उधार पे माल खरीदना है तो इस एक्नॉलेजमेंट को भर के दे, फिल करके दे। मिस्टर बी इसको फिल करेगा, वो बोलेगा आई बी आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल पे रुपीज 1 लाख टू मिस्टर ए ऑन डेट डाल देगा यहाँ पे कि 1 महीने बाद की यहाँ पे डेट डाल देगा 1 मंथ बाद की जो भी डेट होगी वो यहाँ पे डाल देगा। फिर ए बोलेगा भाई साइन कर इस पे, तो बी अपने साइन कर देगा इस पे। फिर ए इससे ये बिल लेगा और अपने साइन करेगा इस पे, ए भी अपने साइन करेगा, आज की डेट डाल देगा इस पे, आज की डेट डाल देगा इस पे, जिस तारीख को ये बिल बनाया जा रहा है उस वो वाली डेट डाल देगा। इस बिल की एक कॉपी वो बी को दे देगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो बिल की कॉपी ए के पास है इसी को कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। इस बिल के थ्रू ही ए को पैसे मिलेंगे, ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और एक कॉपी मिस्टर बी के पास है, उसको कहा जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि वो जो है बिल उसके पैसे बी ने देने हैं तो उसके लिए वो बिल्स पेबल होगा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है समझ में आया होगा। बिल बनाया किसने, सेलर ने। जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉर। बिल बनाने का मतलब बिल मेक करना या फिर बिल ड्रॉ करना। ठीक है, 1 मिनट यहां पे आ जाते। ठीक है, बिल ड्रॉ किया इन्होंने। ठीक है, तो ए ने बिल ड्रॉ किया या मेक किया, ये ड्रॉर है। और किसके नाम पे बिल बनाया गया, ड्रॉई के नाम पे, जो पैसे देने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ड्रॉई, तो ड्रॉई माने मिस्टर बी, तो मिस्टर बी के नाम पे बिल बनाया गया। और एक शब्द होता है पेई, तो पेई कौन होता है भाई, बिल के अंदर जिसको पैसे देने का प्रॉमिस किया गया है कि भाई हम मिस्टर ए को पैसे दे देंगे। बी ने यहाँ पे बिल को जब फिल किया तो उसने क्या लिखा कि भाई मैं ए को पैसे दे दूंगा, तो ए क्या है, पेई भी है, पेई। पेई, तो पेई माने वह व्यक्ति जिसको बिल का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, मिस्टर बी जो है जिसको पेमेंट करेंगे वो पेई होगा। अब यहाँ पे पेई ए भी हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, पेई सेलर भी हो सकता है, मतलब ड्रॉर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं, मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी से उधार पे कुछ माल खरीदा हुआ था, 1 लाख का ही माल था, मान लेते हैं 1 लाख का ही माल था जो मिस्टर ए ने मिस्टर सी से खरीदा था उधार पे। अब यहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर सी को 1 लाख देने थे और मिस्टर ए ने बी से लेने थे 1 लाख। तो ए ने बी को बोला तो एक काम करियो, सीधा ही वो 1 लाख सी को पकड़ा दियो भाई। ठीक है, सी को दे दियो, तो यहां पे बी जो है वो सीधा सी को पेमेंट करेगा। तो इट मींस इस बिल के अंदर जो पेई होगा वो कौन होगा, मिस्टर सी। ठीक है, तो इट मींस पेई मे बी द ड्रॉर और एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पेई जो है वो ड्रॉर भी हो सकता है, बिल बनाने वाला व्यक्ति खुद हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन, थर्ड पार्टी भी जो है वो पेई हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं भाई बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, जो कैश मेरे पास बिजनेस में मैंने पढ़ा, मेरे पास रिटेन करके रखा हुआ है वो कैश, वो मेरा करंट एसेट होता है। कैश एट बैंक, अब ये तो ऑलरेडी कैश है ना, इसको थोड़ी ना कैश में कन्वर्ट करेंगे, ये तो है ही कैश की फॉर्म में। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, भाई बैंक में
मतलब करंट अकाउंट के अंदर जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाला बिजनेस के खाते में जो मेरा पैसा पड़ा है। बिजनेसमैन के पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कौन से वाले पैसे की बात हो रही है? जो बिजनेसमैन के करंट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट कराया गया है, ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर, तो बिजनेस का खाता मतलब, ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारे करंट एसेट होते हैं। अब भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो सुनना ध्यान से सुनना। मान लेते हैं भाई मेरे पास कोई बच्चा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आता है और वो बोलता है भैया मुझे ना अकाउंट की कोचिंग लेनी है। तो मैंने बोला ठीक है भाई अकाउंट की कोचिंग दे देंगे। उसने फीस पूछी, मैंने फीस बता दी उसको। उसने 2-3 दिन ट्रायल लिया, वो कह रहा ठीक है भैया मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, और उसने ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन किया उसने, तो मैंने बोला भाई फीस दे दो, फीस एडवांस होती है, तो उसने फीस दे दी मुझे। अब जैसे ही उसने मुझे फीस दी, क्या मैं उसको अपनी सर्विसेज दे चुका था? मैंने उससे मंथली फीस ली थी, मान लेते हैं, तो अभी तो मंथ स्टार्ट ही हुआ था, मैंने पहले ही पैसे ले लिए, एडवांस में मैंने पैसे ले लिए, इसका मतलब उससे है ना एडवांस में। इट मींस उस व्यक्ति ने, उस स्टूडेंट ने प्रीपेड एक्सपेंस किया। प्रीपेड माने पहले ही पे कर दिया, सर्विसेज लेने से पहले ही पे कर दिया, ठीक है, तो सर्विस लेने से पहले ही पेमेंट दे दिया उसने मुझे, तो ये उसके लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। अब जैसे ही उसने ये प्रीपेड एक्सपेंस किया, तो उसके पास एक राइट क्रिएट हो गया मुझसे 1 महीना पढ़ने का, ठीक है, 1 महीने वो मेरी सर्विसेज ले सकता है। उसने मुझे 1 महीने के लिए फीस पे की है। तो जैसे ही उसने प्रीपेड एक्सपेंस किया, उसके पास एक राइट क्रिएट हो गया मेरी सर्विसेज हायर करने का, मेरी सर्विसेज लेने का 1 महीने तक, ठीक है। तो ये क्या था उसके लिए? प्रीपेड एक्सपेंस। और उसके पास एक राइट क्रिएट हो गया, इट मींस वो एक एसेट है। राइट मींस एसेट, ठीक है, एक संपत्ति क्रिएट हो गई उसके पास। क्या मैं विद इन 1 मंथ उसको बीच में मना कर सकता हूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा? नहीं, वो बोलेगा भाई पैसे वापस कर दो, नहीं पढ़ा रहे तो, ठीक है ना। तो इट मींस यहाँ पे अगर मैंने उस व्यक्ति से एडवांस ले लिया है 1 महीने के लिए, तो मुझे 1 महीने उसको अपनी सर्विस देनी ही पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हाँ भाई देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसके लिए एसेट बन गया, ठीक है। 1 महीने के लिए ये जो उसने खर्चा किया वो उसकी संपत्ति रहेगा। विद इन 1 मंथ अगर मैं मना करता हूं तो वो जो है एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ, ठीक है। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस जो है, थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पे एसेट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कशन किया था। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा का सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन कॉन्सेप्ट्स को आगे और फर्दर जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है, और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।